नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। एक महिला की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है प्रेगनेंसी। इस दौरान महिला को रोजाना देखभाल और मेडिकल सुपरविजन की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी के टाइम रूटीन मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस के बारे में समय पर पता लग जाता है और सही इलाज किया जा सकता है, जिससे प्रेग्नेंट लेडी की हेल्थ बेटर रहती है। हालांकि कई बार कुछ महिलाएं प्रेगनेंसी से पहले सही चेकअप नहीं करवाती हैं, जिससे जेस्टेशनल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि प्रेगनेंसी से पहले और उस दौरान रेगुलर चेकअप करवाया जाए। और आज हमारे इस खास शो में सीनियर डॉक्टर्स मौजूद हैं जो हमें इन सब मुद्दों पर जानकारी देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कविता कादियान, MBBS, MD, मेडिसिन, DM, एंडोक्रिनोलॉजी कंसल्टेंट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, इन्फिनिटी केयर हॉस्पिटल, वाराणसी। डॉक्टर मंजरी द्विवेदी, MBBS, MD, इंटरनल मेडिसिन, DM, एंडोक्रिनोलॉजी कंसल्टेंट, डिवीजन ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड डायबिटीज, मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ। डॉक्टर विभा यादव, MBBS, MD, पीडियाट्रिक्स, डायबिटोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, एसोसिएट कंसल्टेंट एट रिजेंसी हेल्थ, कानपुर। बहुत स्वागत है आप सभी डॉक्टर्स का हमारे इस खास शो में। डॉक्टर कविता, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, प्रेगनेंसी के समय रूटीन मॉनिटरिंग क्यों जरूरी है और उसके लिए कौन से की टेस्ट किए जाते हैं? रूटीन मॉनिटरिंग प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़रूरी होती है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट को कोई कोमॉर्बिडिटी डेवलप हो जाती है या पेशेंट की प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है, जैसे बीपी का बढ़ना या शुगर का बढ़ना, अगर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट को डेवलप होती है, तो उस परेशानी को अर्लीस्ट डिटेक्ट करने के लिए रूटीन मॉनिटरिंग बहुत हेल्पफुल होती है। रूटीन मॉनिटरिंग व्हेन आई एम सेइंग, इट मीन्स कि जैसे ही मदर को पता चले कि शी इज़ प्रेग्नेंट, उसका एक बेस लाइन में इन्वेस्टिगेशंस हो जाना चाहिए, जिसमें मदर को अपने हीमोग्लोबिन के बारे में, अपने ब्लड शुगर के बारे में, अपने बीपी रिकॉर्ड के बारे में पहले से पता हो, सो दैट मदर को ये पता हो कि प्रेगनेंसी से पहले मदर को कोई डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या थायराइड जैसी कोई बीमारी नहीं है। उसके अलावा एक जेस्टेशनल डायबिटीज मिलाइटिस करके परेशानी होती है जो प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर बनती है। जब मैं ये बोल रही हूँ जेस्टेशनल डायबिटीज मिलाइटिस, इसका मतलब ये है कि मदर को पहले से डायबिटीज नहीं है और पहली बार हाई ब्लड शुगर मदर का प्रेगनेंसी के दौरान ही आया है। हर प्रेग्नेंट फीमेल का 24 से 28 हफ्ते के बीच में एक टेस्ट किया जाता है, जिसको हम OGTT टेस्ट बोलते हैं। इसमें हर मदर को 75 ग्राम ग्लूकॉन डी पीने के लिए बोला जाता है और उसका बेस लाइन में 1 घंटे पे, 2 घंटे पे, 3 घंटे पे ब्लड शुगर को चेक किया जाता है। अगर इस टाइम पे, जो कि 24 से 28 हफ्ते का टाइम है, इस टाइम पे मदर को ये पता चले कि उसका ब्लड शुगर ज़्यादा है, तो इसका मतलब मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज़ मिलाइटिस है। जेस्टेशनल डायबिटीज मिलाइटिस को अगर हमें टाइमली डिटेक्ट करना है तो रूटीन मॉनिटरिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो दैट इज व्हाई रूटीन मॉनिटरिंग इज इम्पॉर्टेंट, सो दैट एनी एबनॉर्मलिटी और एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मलिटी कैन बी डिटेक्टेड एट द अर्लीस्ट। डॉक्टर मंजरी, आपसे जानना चाहूंगी, एक एक्सपेक्टिंग मदर जेस्टेशनल डायबिटीज को कैसे मैनेज कर सकती है? एक एक्सपेक्टेंट मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज़ मैनेज करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे डाइटरी मॉडिफ़िकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जेस्टेशनल डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए, और साथ में ही एक रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी का शेड्यूल जो कि आप अपने जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनसे डिस्कस करके प्लान आउट करेंगे। इसके अलावा घर पे रेगुलरली ब्लड ग्लूकोज़ मॉनिटरिंग और टाइम टू टाइम लैबोरेटरी में ब्लड ग्लूकोज़ मॉनिटरिंग जो कि आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे, वो चीज़ें फॉलो करनी रहेंगी। एंड अगर पहला स्टेप तो होता है कि डाइट से ही मैनेज करते हैं, लेकिन अगर डाइट से ब्लड शुगर्स कंट्रोल नहीं आते हैं, तब फिर आपके डॉक्टर आपको इंसुलिन ऐड कर सकते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के लिए, या फिर कुछ ओरल या दवाइयाँ भी हैं, ओरल मेडिकेशंस भी हैं, जैसे मेटफॉर्मिन, जिनको दिया जा सकता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में। तो ये सारी चीज़ें डाइट, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, अपना और फार्माकोथेरेपी जो मेडिकेशंस हैं अलॉन्ग विद इंसुलिन, इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ करके डायबिटीज़ को मैनेज किया जा सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डॉक्टर विभा, प्रेगनेंसी के समय अगर रूटीन मॉनिटरिंग नहीं की जाती तो उसके क्या रिस्क देखने को मिल सकते हैं?
प्रेगनेंसी के दौरान अगर रूटीन मॉनिटरिंग नहीं की जाती है, तो सबसे पहले तो हमें मदर सही स्वस्थ है कि नहीं, इसके बारे में हमें पता नहीं चल पाता कि मदर को अनीमिया तो नहीं है। मदर का थायरॉइड लेवल जो कि बच्चे के बढ़ने पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थायरॉइड का लेवल पता करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम रूटीन मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, तो हमें नहीं पता चलेगा कि मदर का ब्लड प्रेशर कैसा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि माँ का ब्लड शुगर कैसा है, क्योंकि ब्लड शुगर कम या ज़्यादा होने का दुष्प्रभाव बच्चे पे पड़ेगा। अगर ब्लड शुगर कम होगा, तो बच्चे का विकास सही तरीके से नहीं होगा, और अगर ज़्यादा होगा, तो उससे जो हम बोलते हैं मैक्रोसोमिया, जिसमें बच्चे का विकास बहुत ज़्यादा हो जाता है, बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो होने के चांसेस है। तो रूटीन मॉनिटरिंग के दौरान हमें ये सारी चीज़ें, थायरॉइड हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड शुगर हो गया, जिसे हम जीडीएम बोलते हैं, इनका पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका सीधा-सीधा दुष्प्रभाव बच्चे पे पड़ने वाला है, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि बच्चे को कोई भी दुष्प्रभाव ना हो प्रेगनेंसी के दौरान। डॉक्टर कविता, जेस्टेशनल डायबिटीज क्या होती है, स्क्रीनिंग क्यों जरूरी होती है, इस बारे में बताइए। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, जैसे मैंने पहले भी बोला कि हर प्रेग्नेंट फीमेल का टेस्ट एक 24 से 28 हफ्ते के बीच में किया जाता है, जिसे हम ओजीटीटी टेस्ट बोलते हैं। अगर प्रेग्नेंट फीमेल को अपने ब्लड शुगर के बारे में इस टाइम पे पता चलता है, तो उसे जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस बोला जाता है। मोटी मोटी भाषा में मैं बोलूँ तो अगर 20 हफ्ते से पहले पेशेंट को ब्लड शुगर के होने का पता चलता है, तो पेशेंट का यूजुअली पहले से डायबिटीज का बीमारी है, और 20 हफ्ते के बाद जो ब्लड शुगर बढ़ा है, तो वो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस कहलाता है। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस को स्क्रीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मदर में और बेबी में दोनों में ही कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है, वो एक्चुअली बच्चे के साइज के ज़्यादा होने की वजह से होते हैं। अगर मदर के अंदर ब्लड शुगर ज़्यादा है, किसी भी रीज़न की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से या जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से, तो वो हाई ब्लड शुगर बच्चे के अंदर भी रिफ्लेक्ट होता है प्लेसेंटा के द्वारा। तो अगर बच्चे के अंदर ब्लड शुगर ज़्यादा है, तो बच्चे का साइज ग्रो ज़्यादा कर जाता है, जिसे हम मैक्रोसोमिया बोलते हैं। ये मैक्रोसोमिया की वजह से एक्चुअली मदर में और बेबी में दोनों में ही कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत होते हैं। क्योंकि बच्चे का साइज ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, तो मदर में सिजेरियन सेक्शन होने के रेट जो है वो बढ़ जाते हैं। तो अगर नॉर्मल डिलीवरी हुआ भी, तो ड्यूरिंग दी बर्थ प्रोसेस मदर को बर्थ ट्रॉमा होने के चांसेस हैं, पेरीनेटल इंजरीज हो सकती है, और वहीं बच्चे के अंदर भी ड्यूरिंग दी बर्थ प्रोसेस कुछ इंजरीज हो सकती हैं, जैसे एक ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हम बोलते हैं, जिसमें बच्चे का नर्व इंजरी हो जाता है, क्योंकि जो बर्थ प्रोसेस है वो इतना स्मूथ नहीं है बच्चे के बड़े साइज होने की वजह से। उसके अलावा अगर बच्चा अच्छे से डिलीवर हो जाता है, तो उसके बाद भी बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा होना, बिलिरुबिन ज़्यादा होना, ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं। डॉक्टर मंजरी, जेस्टेशनल डायबिटीज के दौरान डाइट का क्या महत्व होता है, और एक एक्सपेक्टिंग मदर को किन फूड्स को अपनाना चाहिए और किन से बचना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ में है मैनेजमेंट के लिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मैनेजमेंट ऑफ डाइट, जिसको हम साइंटिफिक टर्म में मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी कहते हैं। तो इसमें जो रिकमेंडेशन होते हैं प्रेग्नेंट वुमन के लिए, वो ये हैं कि होल ग्रेन्स, होल फूड्स अलोंग विद लेग्यूम्स और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और अच्छे क्वालिटी के फैट्स, जैसे जो कि नट्स और सीड्स में होते हैं, या फिश अगर वो नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी होती हैं अपनी डाइट में। तो ये एक हेल्दी वेट गेन को प्रमोट करती हैं ये सारी चीज़ें डाइट में, और एक्सेसिव वेट गेन को अवॉइड करती हैं। कुछ चीज़ें डेफ़िनेटली प्रेग्नेंट वुमन विद डायबिटीज़ को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि शुगरी फूड और इंक्लूडिंग जैगरी, जिसको हम आम भाषा में गुड़ कहते हैं, और जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं या मीठे पेय पदार्थ हैं, इसके अलावा जितने रिफाइंड फ्लोर मैदे से बने हुए आइटम हैं, इंक्लूडिंग लॉट ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स, और कुछ मीठे फल जैसे केला है, आम है, चीकू है,
तो इस तरीके की चीज़ें और जितने ये पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड्स हैं, इनको भी जहाँ तक संभव हो प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए, इंक्लूडिंग फ्राइड स्नैक्स, जो कि प्रेगनेंसी क्रेविंग्स काफ़ी होती हैं, तो डेफ़िनेटली इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके तो जो डाइट होती है प्रेगनेंसी में, उसमें एक एडिक्वेट जो कैलोरी इंटेक है, जो बच्चे के लिए ज़रूरी है और माँ के लिए ज़रूरी है, उतना जाना चाहिए और एक हेल्दी वेट गेन होना चाहिए और ऐसी डाइट होनी चाहिए जो हमारे ग्लाइसेमिक जो ब्लड शुगर के टारगेट्स हैं, उनको भी वो कंट्रोल रख सके। तो ये ऐसी डाइट हमको फॉलो करानी है पेशेंट्स को। डॉक्टर विभा, क्या पीसीओएस प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकता है? और जिन महिलाओं को पीसीओएस है, वो कैसे एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो सकती हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही है कि पीसीओएस प्रेगनेंसी को इफ़ेक्ट कर सकता है। बट ऐसा नहीं है कि जिन महिलाओं को पीसीओएस है, तो उनको प्रेगनेंसी कभी हो नहीं सकती। सबसे पहले शब्द पीसीओएस, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है, वो होता है वेट गेन। वेट गेन सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न होता है कि किसी को पीसीओएस, जिसको जस्ट साइकिल्स रेगुलर नहीं हो रही हैं और यूएसजी में सिस्ट दिख रही हैं ओवरीज पे, वेट बढ़ रहा है, ये सारे कारण होते हैं वेट गेन की वजह से। और वेट गेन जो हमारा होता है वो देता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो सारा खेल बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ना सिर्फ पीसीओएस कराता है, बल्कि प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस भी कराता है। तो हाँ, अगर हम कंसीव करने से पहले महिलाओं को उचित शिक्षा दें कि पहले वजन एक नॉर्मल बीएमआई जो हम 18 to 20 के बीच में बोलते हैं उसमें हो, तभी वो कंसेप्शन या अपनी फैमिली प्लानिंग का प्लान करें। क्योंकि अगर बीएमआई हेल्दी है तो कोई भी महिला पीसीओएस वाली कंसीव कर सकती है, नॉर्मल हेल्दी बेबी उसमें हो सकता है। लेकिन सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है पीसीओएस महिलाओं में कि वेट को नॉर्मल रेंज में आना और एक हेल्दी बीएमआई मेंटेन करना, जो पॉसिबल है हेल्दी बैलेंस डाइट से एंड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी विच कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 60 मिनट्स वॉक, और यू कैन से 60 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी पर 6 डेज पर वीक। और अगर ऐसा वो करती हैं तो नॉर्मल प्रेगनेंसी बिल्कुल पॉसिबल है किसी भी पीसीओएस से ग्रसित महिला में। डॉक्टर कविता, प्रेगनेंसी के समय कौन से वार्निंग साइंस होते हैं जिनके लिए इमीडिएट डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर को कुछ वार्निंग साइन के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट वो अपने डॉक्टर को अर्लीस्ट कंसल्ट कर सके। तो कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, जैसे कि एकदम से एक्यूट एब्डोमिनल पेन होना, या फिर हिंदी में बोला जाए तो पेट में अचानक से बहुत ज़्यादा सिवियर पेन अगर होता है मदर को, तो उन्हें अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर मदर को पहले फीटल मूवमेंट बहुत अच्छे से परसीव हो रही थी, बट अब वो फीटल मूवमेंट्स जो है वो कम हो गई है एज कम्पेयर टू अर्लियर, तो उन्हें अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अगर मदर को एकदम से पैरों में सूजन शुरू हो जाता है, प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मली भी लेग्स में स्वेलिंग होना आम बात है, पर अगर वो स्वेलिंग टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है और वो सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यूस स्वेलिंग है, तो उस केस में भी उन्हें अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अदर देन दैट, अगर एक्यूट सिवियर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है अगर मदर को, तो उस केस में भी उन्हें अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर मंजरी, आपसे जानना चाहूंगी, जेस्टेशनल डायबिटीज में ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग कैसे की जानी चाहिए और आइडियल टारगेट ग्लूकोज लेवल्स क्या होने चाहिए? जेस्टेशनल डायबिटीज में ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग यूजुअली हम लोग प्रेग्नेंट फीमेल्स को एडवाइस करते हैं कि ग्लूकोमीटर से वो घर पर डेली अपनी शुगर मॉनिटरिंग करें, फास्टिंग ब्लड शुगर्स देखें और यूजुअली आफ्टर मील शुगर्स भी देखते हैं। 1 आवर मील शुगर्स भी देख सकते हैं और 2 आवर आफ्टर मील शुगर्स भी देख सकते हैं। इसके टारगेट्स रहते हैं जो कि नॉन प्रेग्नेंट एडल्ट से अलग होते हैं, मतलब प्रेगनेंसी वाले जो टारगेट्स होते हैं वो नॉन प्रेग्नेंट जो टारगेट्स होते हैं उनसे अलग होते हैं और लोअर साइड में होते हैं। तो फास्टिंग ब्लड शुगर 95 से कम और 1 घंटे खाने के बाद का शुगर 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम और 2 घंटे का 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रखने का टारगेट रहता है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं वो
डेफिनेटली टाइम टू टाइम लैब से भी शुगर करके देखते हैं, शुगर मॉनिटरिंग करके देखते हैं लेबोरेटरी से, और HbA1c लेवल्स को भी चेक करते हैं। तो जो ये घर पे ग्लूकोमीटर से मॉनिटरिंग होती है, इसका पूरा अपना लॉग मेंटेन करना चाहिए पेशेंट्स को, और अपने जो भी डॉक्टर हैं उनके थ्रू वो रिव्यू टाइम टू टाइम कराते रहना है कि अपना टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर इंसुलिन चल रही है या कोई और एड ऑन मेडिकेशन देनी है, तो वो उस हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करेंगे। और ब्लड शुगर ऑफ लेस देन 70 से कम का जो ब्लड शुगर होता है वो हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है, तो उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। कुछ पेशेंट्स को जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, जिनको पहले से डायबिटीज़ है या डिफ़िकल्ट टू मैनेज डायबिटीज़ है, उनको कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज़ मॉनिटरिंग भी डॉक्टर्स रिकमेंड कर सकते हैं सिलेक्टेड पेशेंट्स में। डॉक्टर विभा, प्रेगनेंसी के टाइम ब्लड प्रेशर की रूटीन मॉनिटरिंग क्यों जरूरी है और हाइपरटेंशन से कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर का रूटीन मॉनिटरिंग आवश्यक इसलिए है कि पता लगाना कि महिला को पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर का शिकायत है या प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। दोनों ही दौरान बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का दुष्प्रभाव बच्चे की ग्रोथ पे पड़ता है, जिसको हम इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन बोलते हैं। बच्चे के बढ़ने वाले अंगों, जिसको हम कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस बोलते हैं, उन पर पड़ सकता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर एकदम से बहुत अधिक बढ़ जाता है, अगर हम इसको बोले 160/110 से ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमें प्रेगनेंसी को तुरंत टर्मिनेट करना पड़ता है और बच्चे का प्री टर्म डिलीवरी कराना पड़ता है। तो अगर इन मूल्यों पे देखें तो प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर का रूटीन मॉनिटरिंग अत्यधिक आवश्यक है, जिससे हम बच्चे पर होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को जल्द से जल्द बचा सकते हैं। डॉक्टर कविता, ये बताइए, हेल्दी और स्मूथ प्रेगनेंसी के लिए कौन से लाइफस्टाइल टिप्स आप देना चाहेंगे? प्रेगनेंसी के दौरान लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, not only to control the gestational diabetes mellitus but also for a normal pregnancy also healthy diet and lifestyle is very important. हेल्दी डाइट जब मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब ये है कि डाइट के अंदर प्रोटीन कंटेंट अच्छा होना चाहिए, डाइट फाइबर रिच होनी चाहिए, मदर को अपने हाइड्रेशन पे काम करना चाहिए, पानी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा ही रखें। उसके अलावा स्लीप एडिक्वेट रखना चाहिए, एडिक्वेट रखना चाहिए। अगर मदर पहले अल्कोहल या स्मोकिंग जैसी चीज़ों का सेवन करती हैं तो ये सब चीज़ें प्रेगनेंसी के दौरान सेवन नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा मदर को विटामिन एंड मिनरल्स को एडिक्वेट कॉन्सेंट्रेशन में लेना चाहिए। हर मदर को ये बताया जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम में लेना ही है, सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आयरन कैल्शियम का इंटेक वो कंटिन्यूस रखें। ये सारी टैबलेट्स जो हैं वो रूटीनली रोज लेनी है ताकि बच्चे को न्यूट्रिशन एडिक्वेट अमाउंट में पहुंचता रहे। उसके अलावा मदर को अपना कंटिन्यूस वेट भी मॉनिटर करने की ज़रूरत है। यूजुअली हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल प्रेगनेंसी में 11 किलो का वजन गेन होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। एक हेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ नॉर्मल प्रेगनेंसी ऑल्सो एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। डॉक्टर मंजरी, क्या प्रेगनेंसी के बाद जेस्टेशनल डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज की ओर ले जा सकती है? डेफिनेटली बहुत ही हाई रिस्क होता है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट्स को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में कन्वर्ट होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। 7 से 10 गुना तक रिस्क ज़्यादा होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में नॉर्मल इंडिविजुअल्स की तुलना में कन्वर्ट होने का, और एक लाइफ टाइम रिस्क जो होता है वो ऑलमोस्ट 50 to 60% रिस्क होता है जेस्टेशनल डायबिटीज वाली जो महिलाएं होती हैं उनको डायबिटीज मेलाइटस डेवलप होने का। तो इस रिस्क को देखते हुए डेफिनेटली कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कि डिलीवरी के बाद का जो पीरियड होता है उसमें 4 to 12 वीक्स में एक बार शुगर जो है चेक करी जाती है, देखने के लिए कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस था वो नॉर्मलाइज हुआ, शुगर्स नॉर्मलाइज हुए हैं आफ्टर प्रेगनेंसी की नहीं, उसके हिसाब से फिर आगे प्लान आउट किया जाता है। और ईयरली ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करनी चाहिए ऐसे पेशेंट्स में, ब्लड ग्लूकोज चेकअप्स होने चाहिए। और कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो कि इंटरनेशनल सोसाइटीज़ रिकमेंड करती हैं कि जो फॉलो अगर करे जाएँ कुछ एडवाइस, तो डेफिनेटली वो प्रिवेंट करते हैं रिस्क ऑफ कन्वर्जन टू टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चे की हेल्थ के लिए, मदर की हेल्थ के लिए, और डेफिनेटली जो रिस्क है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का, जो प्रेग्नेंट वुमन हैं जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ है उसको कम करने के लिए
ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी एनकरेज्ड। उसके अलावा डेफिनेटली एक हेल्दी वेट को मैनेज करना, मेंटेन करना आफ्टर प्रेगनेंसी, अपने एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट जो इनटेक है उसको थोड़ा-सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है और एक अच्छी और हेल्दी डाइट एंड लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स जो कि एट हाई रिस्क हैं ऑफ कन्वर्टिंग टू डायबिटीज़, उनको कुछ डॉक्टर्स मेटफॉर्मिन भी कंटिन्यू करने की एडवाइस दे सकते हैं। तो जैसा आपके हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर हैं या डॉक्टर हैं जो एडवाइस देते हैं उनको फॉलो करें एंड बी इन टच विद योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। डॉक्टर विभा, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, डिलीवरी के बाद ब्लड शुगर टेस्टिंग क्यों जरूरी है, स्पेशली उन महिलाओं के लिए जिन्हें जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस हुआ है? जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस में जनरली पेशेंट को इंसुलिन स्टार्ट किया जाता है और जैसे ही डिलीवरी होती है इंसुलिन का रिक्वायरमेंट कम आ जाता है और 1 हफ्ते के अंदर हमें बंद करने का आवश्यकता भी पड़ता है। तो 1 साल के हम जिन महिलाओं को जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस होती है, तो 2 से 4 हफ्ते के बाद या 4 से 6 हफ्ते के बाद हम उनका रिपीट ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसको ओजीटीटी बोलते हैं, जिसमें 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है। उसके 2 घंटे बाद टेस्ट किया जाता है। अगर उसमें भी महिला का ब्लड शुगर 200 से ज्यादा है, जो नॉर्मल रेंज हम बोलते हैं डायबिटीज को डिटेक्ट करने के लिए, तो उस महिला को नॉर्मल डायबिटीज की तरह ट्रीट किया जाता है। उस महिला को जो डायबिटीज की मेडिसिन होती है वह शुरू कर दिया जाता है। लेकिन अगर उस टाइम महिला के टेस्ट नॉर्मल आते हैं, उसको कोई भी डायबिटीज के लेवल वाली ब्लड शुगर डिटेक्ट नहीं होती है, तो हम हर 1 से 2 साल में ओजीटीटी को रिपीट करते हैं। इसलिए जिस भी महिला को जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस हो रही है, उसको हर 1 से 2 साल में अपने ओजीटीटी को रिपीट कराना चाहिए, जिससे हम पता लगा सकें कि उसको डायबिटीज के बाद, क्योंकि 50% महिलाओं को 10 साल के अंदर टाइप 2 डायबिटीज होने की आशंका होती है, इसलिए रूटीनली मॉनिटरिंग जरूरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी डॉक्टर्स का हमारे इस खास शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहद अहम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। प्रेगनेंसी के दौरान जीडीएम होना एक महिला और उसके होने वाले बच्चे के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, जागरूकता की जरूरत है और समय रहते सभी टेस्ट और इलाज जरूरी है। उम्मीद करते हैं हमारे शो से महिलाओं को बहुत सी जानकारियां मिली होंगी जिन्हें वो अपनाएंगी और एक स्वस्थ जीवन जिएंगी। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।